हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। एक बार फिर से उत्कर्ष बॉटनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बॉटनी में हम पिछले 4-5 लेक्चर देख चुके हैं। कल हमने डिस्कस किया था वाटर साइकिल, और अब हम डिस्कस करेंगे कि जल और जलवायु जो है इस पूरे पृथ्वी पर या पूरे देश में या पूरे एक स्टेट में विभिन्न प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ पर पाई जाती है। जलवायु यानी कि क्लाइमेट कंडीशंस। वेदर नहीं कहेंगे क्योंकि वेदर एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्लाइमेट एक लंबे समय के लिए होता है। तो यहाँ यानी कि हमारे देश के अंदर विविधताओं से भरा हुआ क्लाइमेट है। कहीं पर बर्फ पड़ती है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पर सदाबहार है, या वहाँ पर दिन और रात में टेम्परेचर इतना ना डाउन होता है ना ज़्यादा होता है। हमारा जो देश है वो लगभग 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर बंगाली खाड़ी है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, और ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हमको हिमालय देखने को मिलता है। तो इस तरह से बहुत ही विविधताओं भरी हमारे देश की जलवायु है। उसी जलवायु के अकॉर्डिंग विविधताओं से भरा हमारे देश के अंदर वनस्पति पाई जाती है। उस वनस्पति का जो डिवाइडेशन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश के अंदर, वो वनस्पति का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट है। अब जहां पर बारिश कम होती है, लाइक थार का रेगिस्तान, वहां पर उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी जिस प्रकार की वनस्पति रेगिस्तान में रह सकती है। जहां पर बर्फ पड़ती है वहां पर उसी प्रकार की पाई जाएगी। जहां पर पानी ठीक ठाक है वहां पर उसी प्रकार की पाई जाएगी। जहां पर पानी ज्यादा है वहां पर उसी प्रकार की, जहां पर लवणोद्भिद एरिया है वहां पर उसी प्रकार की। तो हर जगह पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां की जलवायु। उस जलवायु के अनुसार ही सब कुछ दिखाई देता है या उत्पन्न होता है। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफी में हम ये समझेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को किस किस प्रकार से अक्षांश में, देशांतर रेखाओं में, और खासकर हम समझने की कोशिश करेंगे उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय या जो शीत कटिबंध जो है उनको, और थोड़ी जानकारी हम अपने ग्लोब के बारे में, हमारे देश के बारे में लेंगे। तो हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अक्षांश। देखो ज्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे। एवं देशांतर रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हम अपने बॉटनी के हिसाब से ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बॉटनी। और बॉटनी में इकोलॉजी। एक्चुअली इकोलॉजी इज नॉट ए सिंगल सब्जेक्ट, बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपका एनवायरनमेंट, आपकी जो ये बता रहा था ज्योग्राफी, हर चीज के अंदर आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो हम इस पृथ्वी के या इस ग्लोब के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम जहां रहते हैं वो है पृथ्वी, अर्थ। अर्थ एक प्लैनेट है, यानी कि ग्रह है, जो सीधे सीधे सूर्य के चक्कर लगा रहा है। देखो, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, सूर्य में किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, ठीक है। अर्थ हमेशा सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारा ग्लोब है ना, ग्लोब, पानी भी इसी के ऊपर है। 71, कल हमने देखा था 71% पानी इसी के ऊपर है, 29% जो भूभाग एरिया है वो भी इसी पर है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। तो देखो, ये है एक पृथ्वी का आकार हम बनाते हैं इस तरह से, गोल है, मान लो सपोज ये गोल है, ठीक है, ये अर्थ है।
इस अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, एक लाइन खींची गई है। ठीक है। हाँ, एक चीज अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि वास्तविक रूप से इस तरह की कोई रेखा इस पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगर हम वास्तव में देखें ना, तो इस पृथ्वी पर किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं है। हम कहते हैं भाई ये अक्षांश रेखा है, ये देशांतर रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, भूमध्य रेखा, नहीं, ऐसी कोई रेखा इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमने अपने अध्ययन की दृष्टि से बनाई है। ठीक है। इसको हम कहते हैं, देखो इस तरह की जो लाइनें खींची जाती हैं, इस तरह की ऐसी लाइनें, जो यहां पर हम मानते हैं इसको वेस्ट, इधर मानते हैं इसको ईस्ट, यहां मानते हैं इसको नॉर्थ, और यहां मानेंगे इसको साउथ। तो जो लाइनें इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, इन लाइनों को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं। ठीक है। तो ये जो बिल्कुल बीचों बीच से जो खींची गई है रेखा, इसको हम नाम देते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और इस 0 डिग्री अक्षांश को एक नाम दिया गया है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसको एक नाम और है जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक। अब इस पृथ्वी पर इस तरह की कितनी रेखाएं, तो यहां पर होता है नॉर्थ पोल, यहां पर होता है साउथ पोल, यानी कि दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुव है। अब इस तरह की अगर हम रेखाएं खींचेंगे तो इस तरह की रेखाएं कितनी हो सकती हैं? देखो, ये जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, ये हमारी इस पृथ्वी को या इस ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है। एक तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, एक हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि 2 अर्ध गोले बन जाएंगे। एक होगा ऊपर की ओर, उसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, एक होगा नीचे की ओर, से हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अब इस तरह की रेखाएं कितनी बनेंगी? देखो, यहां पर अगर हम एक इस तरह से लाइन खींचते हैं ना, ये तो ये है 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है। अगर हम यहां पर हमने बोला भाई ये 0 डिग्री है, इधर चले चाहे हम इधर चले, दोनों जगह 90 डिग्री है, तो यहां पर हम बढ़ेंगे ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 60 70 80 90 डिग्री, यानी कि ये है 90 डिग्री अक्षांश। और ऐसे ही यहां पर अगर हम आएंगे तो ये भी 90 डिग्री अक्षांश होगा, किस तरफ? साउथ की तरफ। जिस तरह का नॉर्थ की तरफ होगा उसी तरह का साउथ की तरफ होगा। ठीक है। हर 1 डिग्री पर इस तरह की रेखाएं खींची गई हैं, इस तरह की रेखाएं खींची गई हैं। हर 1 डिग्री पर, यहां पर 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो इस तरह की रेखाएं हर 1 डिग्री पर खींची गई हैं इस तरह से। यहां मैं पूरी रेखाएं नहीं बना सकता क्योंकि ये थोड़ा मोटा है। बाकी अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब में इस तरह की रेखाएं हर 1 डिग्री पर खींची गई हैं। तो कुल मिलाकर के इस 0 डिग्री से अगर उत्तर की तरफ जाते हैं तो 90 लाइंस, यानी कि 90 रेखा यहां पर है, और ऐसे ही 0 डिग्री से इधर की तरफ आते हैं तो 90 लाइंस यहां पर है। तो इनकी संख्या अगर हम देखते हैं, ठीक है, इनकी संख्या अगर हम देखते हैं तो इनकी संख्या कुल मिलाकर के हो जाएगी 90 और 90 180, और एक ये है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो कुल मिलाकर के जो अक्षांश रेखा है वो होती है 181। कितनी होती है? 181। अगर आप यहां से इस तरफ जा रहे हैं तो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होगी वो होती है 0 डिग्री लाइन, यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके अब देखो, ये एक्चुअली कोई इस तरह से रेखा नहीं, बल्कि ये व्रत हैं उस ग्लोब के ऊपर इस तरह से खींचे गए हैं गोल गोल।
ठीक है। अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं ऊपर या इधर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अक्षांश कूद रहे हैं। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी कि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं में इस पृथ्वी को बांटें? देखिए, मेनली इसका काम होता है, मान लो आपको किसी वस्तु की, मेरा घर है मान लीजिए, और उस घर का आपको एक्चुअल लोकेशन ज्ञात करना है। तो इस एक्चुअल लोकेशन को ज्ञात करने के लिए हम पता लगा दें, हमको आवश्यकता होती है अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। जैसे हम किसी अपने घर का मैं मान लो ये 65 डिग्री पर है, 65 डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है, और ये मान लीजिए 65 डिग्री अक्षांश पर है पूर्व पश्चिम में, इस तरह से या तो पश्चिम में या फिर पूरब में है। और यानी कि अगर 65 है तो फिर यहां पर होगा, है ना, कहीं पर। देशांतर कितना है? अब मान लो वो 60 डिग्री देशांतर पर है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आ गई ना, वो यहां पर स्थित है, उस एरिया में स्थित। ये एक्चुअली मिसाइल्स या फिर किसी बम वगैरह डालने के लिए या अभ्यास करने के लिए आर्मी वाले इन चीज़ों का ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उनको एक एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि किस जगह को टारगेट हमें करना है। तो जिस जगह को टारगेट करना होता है वो उस जगह पर उस बम को डालते हैं, तो उसका पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं से लगाया जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाना है आपको, यहाँ ध्यान रखना है भाई, आपको ये 181 अक्षांश रेखा है। और जब एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो एक अक्षांश रेखा 1 डिग्री पर है, दूसरी अक्षांश रेखा दूसरी डिग्री पर है, 2 डिग्री पर है, तो दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी है वो 111 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 111 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि एक रेखा से दूसरी रेखा को पार करने में आपको 111 किलोमीटर पार करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। देखो, देशांतर रेखाएं क्या होती है? देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर खींची गई हैं। देखिए, यहां पर है वही 90 डिग्री। अगर आप ऊपर तरफ जाएंगे ना, तो अगर आप इसको खींचेंगे अक्षांश रेखा को, तो 90 डिग्री जो अक्षांश होगा वो केवल एक बिंदु के रूप में रह जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पर भी क्या होगा? 90 डिग्री साउथ में बिंदु के रूप में है। तो इससे रेखाएं खींची गई है, इससे खींची गई है, इस तरह से। ये खड़ी रेखा है, इन्हें हम नाम देते हैं देशांतर रेखाएं। क्या नाम देते हैं इनको? देशांतर रेखाएं। और देखो, अगर हम ये भी 1 डिग्री पर खींची गई है, अगर एक बॉल को घुमाते हैं तो बॉल होती है भाई 360 डिग्री की, ठीक है। तो 360 डिग्री जो बॉल होती है उस पे हर 1 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। इसका मतलब है कि इन रेखाओं की लंबाई होती है 360। तो देखो, अक्षांश रेखाओं की लंबाई होती है 181 और देशांतर रेखाओं की लंबाई होती है 360। देखिए, हम हमारे देश को अगर हम देखें, हमारे देश को एक्चुअली देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं, एक देशांतर रेखा से दूसरी रेखा देशांतर रेखा पर जाने में हमको 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब देखिए, हमारे देश के अंदर मान लीजिए ये हमारा देश है,
ये समझो, ये कुछ इस तरह से हमारा देश है। अब देखो सूर्य की किरणें यहां से निकल, अब देखो यहाँ पर इसमें हमने ये देशांतर रेखा यहां से गुजर रही है। अब सूर्य की किरणें मान लो यहाँ पर गिरती हैं, यहाँ पर, तो देखो यहाँ है गुजरात, ठीक है, और यहाँ पर है ये अपना अरुणाचल प्रदेश। तो अगर सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पर गिर रही है तो हमारा जो देश है ना उसका जो फैलाव है वो लगभग 29 डिग्री देशांतर पर है, यानी कि हमको 29 लाइनों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो 29 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो ये लगभग 2 घंटे आएगा। कि अगर मान लो यहाँ पर 6 बजे 6 AM पर सूर्य निकलता है तो गुजरात में वही सूर्य आपको 8 AM पर निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस हमारे देश में सब जगह पर एक ही समय है और इस समय को हमने डिसाइड करने के लिए एक बिल्कुल इलाहाबाद के पास से एक रेखा खींची गई है, उस रेखा को नाम दिया गया है 82.5 डिग्री देशांतर। और इस 82.5 डिग्री देशांतर को हमारे यहाँ पर टाइम देखने के लिए या समय रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ग्लोब के अंदर जो 0 डिग्री देशांतर है, सॉरी 0 डिग्री देशांतर है, उस देशांतर को नाम दिया गया है GM, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन। उस लाइन को समय निर्धारक लाइन कहा गया है, ग्रीनविच मीन टाइम। अब देखो हम इधर से, हम यहाँ पर हैं, हम इधर हैं, तो हम यहाँ सूर्य हम हमारे पास देखते हैं, तो इसका मतलब है कि सूर्य सबसे पहले हमारे यहाँ उगेगा, उसके बाद वहां जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ पर दिन होगा तो वहां पर रात होगी पीछे की तरफ, और जब हमारे यहाँ पर रात होगी तो वहां पर दिन होगा। तो देखो सूर्य पहले हमारे यहाँ निकलता है, उसके बाद अमेरिका की तरफ जाता है, लेकिन जब पृथ्वी घूमती है, फिर ये पृथ्वी घूमती है, तो घूमने के बाद क्या होता है, सूर्य तो वहीं क्यों नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, तो पहले हमारे यहाँ दिन है, उसके बाद ये पृथ्वी घूमेगी तो हम चले जाएंगे अंधेरे में और ये आ जाएंगे उजाले में। अब इससे अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे मान लो ये 0 डिग्री है, ये वाली लाइन 0 डिग्री है, यहाँ पर मान लीजिए 12 बजे हैं, तो हम इससे 5.5 घंटे आगे हैं। तो इसका मतलब है कि हम देखो 82.5 है ना, तो 82 गुणा 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 चौका 32, 328, और 82.5 है तो ये 330 हो गया। 330 में आप 60 का भाग दीजिए, क्योंकि गुना है ना, तो कितना घंटा आएगा, 6 पंजो 30 और 6 पंजो 30, लगभग 5.5 घंटे। तो हम जो है अगर मान लो यहाँ पर ये 0 डिग्री अक्षांश पर, सॉरी 0 डिग्री देशांतर पर, यानी कि लंदन के अंदर है ग्रीनविच रेखा, यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो हमारे देश के अंदर अगले दिन के 5:30 बजे होंगे, यानी कि जब वहां पर रात होगी ना तो हमारे यहाँ पर दिन होगा। इस तरह से जब ये फिर घूम जाएगा तो हमारे यहाँ पर रात हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा दिन। ये तो कुछ कहानी हुई अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, हमको इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जानना है। अब हम बात करेंगे कटिबंधों की। देखो ये पृथ्वी वही, ठीक है, एक्चुअली में ये पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, थोड़ी सी झुकी हुई है, तो हम इसको इस तरह से झुका हुआ मान लें। तो ये बीचों बीच से जो लाइन जा रही है, इस लाइन को हम कहते हैं विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, विषुवत, ठीक है। इस लाइन के ऊपर, थोड़ा बीच में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बीच में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ऊपर की तरफ, यानी इधर नॉर्थ की तरफ, यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ 23.5 डिग्री, इसका नाम है 23.5 डिग्री। और ऐसे ही साउथ की तरफ भी हम जाएंगे तो वहां भी 23.5 डिग्री, ये भी
23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इस नॉर्थ की तरफ जो अक्षांश है उसका नाम होता है कर्क रेखा, और यहां पर जो नाम होता है उसे हम कहते हैं, रेखा जो होती है उसका नाम होता है मकर रेखा। ठीक है, सूर्य मान लीजिए यहां पर निकलता है, सूर्य हमारा यहां निकलता है, ये सूर्य है। अब हमारी पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की है, एक तो है अपने अक्ष पर गति और एक है अपने कक्ष में गति। अक्ष पर गति जब होती है तो ऐसे घूमती है, और जब कक्ष में गति होती है ये सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो देखो ये जो है ना, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, ये चाहे सूर्य कहीं भी रहे, ठीक है, चाहे सूर्य मकर रेखा, मतलब देखो सूर्य जो है ना वो इस जगह से और इस जगह के बीच में गमन करता है, इससे न नीचे आएगा ना इससे ऊपर जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आता है सूर्य इस जगह पर, तो देखो यहां से अगर सूर्य चले, मान लो विषुवत रेखा से सूर्य चले, तो विषुवत रेखा से यहां पर जाएगा कर्क रेखा पर, फिर यहां से वापस लौटेगा, फिर यहां से जाने के बाद कहां जाएगा, मकर रेखा पर, और मकर रेखा से वापस लौटेगा। तो कुल मिलाकर के एक वर्ष में सूर्य विषुवत रेखा पर 2 बार आता है, और वो डेट होती है 21 मार्च और लगभग 23 सितंबर, 2 डेट होती है। ठीक है, यहां पर 2 बार आएगा, इधर से लौट के आएगा तो भी आएगा, इधर से लौट के आएगा तो भी आएगा। ठीक है, कर्क रेखा पर जो सूर्य होता है ये होता है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। कर्क रेखा पर जो सूर्य होता है वो डेट होती है 21 जून, उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। और मकर रेखा पर जो सूर्य होता है, मकर रेखा पर, तो वो होती है वही 22 दिसंबर। देखो सूर्य यहां है, सूर्य चाहे कहीं भी देखे, यहां दिखे, यहां रहे, कहीं भी रहे, लेकिन इन जगहों पर हमेशा गर्मी ही रहती है। यानी कि ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र हमेशा अधिक प्रकाश प्राप्त करता है। तो इस भाग को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल, इसे कहते हैं हम उष्णकटिबंध। उसके बाद और हम आगे जाएं, मान लीजिए हम यहां जाते हैं 66.5 डिग्री पर, ये 66.5 है, इस तरह से मान लो ये 66.5 डिग्री है, ये भी 66.5 डिग्री है। तो देखो 66.5 डिग्री है, इसका मतलब सूर्य तो यहां से आगे जाएगा नहीं, ठीक है, और इधर यहां से आगे नहीं जाएगा, तो हम जो है ना वो लगभग इसी जगह पर हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, जहां देखो सुनो, सूर्य यहां से आगे नहीं जाएगा, लेकिन यहां तक तो जाएगा। जब यहां तक जाएगा तो फिर सीधी सी बात है कि जब सूर्य इस जगह पर होगा तो सूर्य की किरणें यहां तक नहीं पहुंचेंगी, यानी कि तिरछी पहुंचेंगी, और जब सूर्य इस जगह पर होगा तो ये बहुत तेज प्रकाश भी प्राप्त करेगा। तो ये क्षेत्र जो है ना, ये वाला क्षेत्र देखो, इस जगह पर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे यहाँ पर गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है, और जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। ठीक है, जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, हमारे इस समय हमारे यहाँ पर सर्दी है, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही है, क्योंकि सूर्य जो है वो भी यहाँ है, यहीं से चल रहा है इधर। ठीक है, फिर इधर आएगा तो यहाँ आते आते 21 मार्च को आ जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर सर्दी बढ़ने लग जाएगी। फिर जब सूर्य यहाँ पर आ जाएगा 21 जून को, तो यहाँ पर पूरी तरह से सर्दी हो जाएगी। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र ऐसे हैं कि यहाँ पर गर्मी भी रहती है और सर्दी भी रहती है, यानी कि मौसम बदलता रहता है, एक समान रहता है, लेकिन इस जगह पर हमेशा समान रहता है। तो इसको हम कहते हैं शीतोष्ण। यहाँ पर सर्दी भी है और गर्मी भी है। इसी तरह से ये वाला भाग जो है ना, ये भी शीतोष्ण कहलाता है, यहाँ पर गर्मी भी है और सर्दी भी है। उसके बाद बचे अब ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये वाले जो क्षेत्र है इनको हम कहते हैं शीत कटिबंध। शीत, ये भी शीत है और ये भी शीत है, क्योंकि यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश ना के बराबर ही पहुंचता है, ये हमेशा बर्फ से ढके होते हैं। तो ये अटलांटिक एरिया है और ये आर्कटिक एरिया है, ठीक है, ये अटलांटिक है और ये आर्कटिक है। अब देखो
यहाँ पर उष्णकटिबंधीय है, यहाँ पर शीतोष्ण है, यहाँ पर शीतकटिबंधीय है जहाँ पर बर्फ रहती है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो ऐसे वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो ये जो क्षेत्र मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं इस ग्लोब के अंदर, इन क्षेत्रों का तो देखो यहाँ पर प्रकाश का, पानी का, इन सब का बड़ा योगदान होता है यहाँ पर वनस्पति और वहां जीवों को पनपने का। तो इकोलॉजी पर इस सूर्य का प्रकाश और पानी की स्थिति का, यानी कि सूर्य की जो स्थिति है और पानी की जो मात्रा है, उन दोनों का इस जगह पर बराबर प्रभाव होता है। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर कैसी वनस्पति होती है, यहाँ पर कैसी वनस्पति होती है, यहाँ पर कैसी वनस्पति होती है। तो बताने का तरीका, मतलब जो पर्पज था ना वो हमारा यही है। हम ये बताना चाह रहे थे कि ये उष्णकटिबंधीय जोन कौन सा है, शीतोष्णकटिबंधीय जोन कौन सा है, और ये जोन कौन सा है और कैसे बनता है। और फिर से देखिए कि सूर्य जो है वो यहाँ से और यहाँ के बीच में घूमता है। इन जगहों पर हमेशा गर्मी रहती है, इन जगहों पर गर्मी भी रहती है और सर्दी भी रहती है। देखो सूर्य जब यहाँ होगा तो इस क्षेत्र में प्रकाश बहुत कम पहुंचेगा, जब सूर्य यहाँ होगा तो इस क्षेत्र में प्रकाश बहुत कम पहुंचेगा। इस तरह से डिवाइडेशन होता है प्रकाश का पृथ्वी पर, ठीक है। और पृथ्वी फिर ये घूमती रहती है। देखो एक पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ तो घूमती है 365 दिन में, अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में। तो जब 24 घंटे में अक्ष पर घूमती है ना तो बनते हैं दिन रात, और जब पूरे उसमें घूमती है सूर्य के चारों ओर तो बनते हैं, यानी कि अपनी कक्ष में घूमती है तब बनती है पूरी वर्ष, और बनते हैं मौसम। हमारे यहाँ सर्दी, गर्मी, बारिश, बरसात का जो आना है ना वो, अगर ये उष्णकटिबंधीय जोन है, ये सबसे ज्यादा प्रकाश देता है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है और सबसे ज्यादा बारिश भी इसी क्षेत्र में होती है। हम इसकी वनस्पति के बारे में आगे जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हम बस देशांतर अक्षांश और देशांतर रेखाओं और ये कुछ कटिबंध के बारे में जानना चाहते थे, वो हमने आज कवर कर दिया है। वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।